हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सॉफ्ट ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पे। मैं ममता मुंडा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में प्राचीन भारत का इतिहास, इस प्राचीन भारत का इतिहास के परिचय के बारे में जानते हैं। इतिहास जो है अतीत का अध्ययन, यानी अतीत से तात्पर्य होता है पुराना चीज जो बीत चुका है उसे इतिहास कहते हैं। अमूनन काल के समय को भी हम लोग इतिहास कह सकते हैं, लेकिन पढ़ने के उद्देश्य से देखिएगा अतीत में गुजरे महत्वपूर्ण घटनाओं के संग्रह को इतिहास कहलाता है। ऐसे नहीं कि पहले का कोई घटना घट गया है और वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसे इतिहास नहीं कहा जा सकता। इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, अगर वो बीत गया तो उसे हिस्टोरी नहीं कहलाएगी। हिस्टोरी के लिए उस चीज का इम्पोर्टेंट होना जरूरी है। अब चलते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। हिस्ट्री हिस्ट्री के जनक किसको बोला जाता है? हिस्ट्री के जनक कौन है? तो हिस्ट्री के जनक हेरोडोटस को माना जाता है, यानी हिस्ट्री के जनक हेरोडोटस है। फिर हिस्ट्री स्रोतों के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है या तीन खंडों में बांटा गया है। चलिए वो तीन खंडों को देखते हैं। इतिहास इतिहास जो है तीन खंडों में बांटा गया। उन खंडों में पहला आता है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य है और साहित्यिक साक्ष्य नहीं है। जिस कालखंड में पुरातात्विक साक्ष्य है और साहित्यिक साक्ष्य नहीं है, यानी लिखित स्रोत नहीं है, उस कालखंड को प्राग ऐतिहासिक कालखंड के नाम से जाना जाता है। दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल उस कालखंड को कहेंगे जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य है, साहित्यिक साक्ष्य भी है, लेकिन साहित्यिक साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सकता है। अब तक आदि ऐतिहासिक काल के साहित्यिक साक्ष्य यानी लिखित स्रोत को कोई नहीं पढ़ पाया है। उस कालखंड को आदि ऐतिहासिक कालखंड के नाम से जाना जाता है। तीसरा है ऐतिहासिक काल। पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ साहित्यिक साक्ष्य मिला है और इतिहास कालखंड में साहित्यिक साक्ष्य को पढ़ा जा सकता है, यानी पढ़ा जा सका है। इतिहास काल में साहित्यिक साक्ष्य यानी लिखित स्रोत को पढ़ा भी गया है। जिस कालखंड में साहित्यिक साक्ष्य के साथ साथ पुरातात्विक साक्ष्य है और साहित्यिक साक्ष्य को पढ़ा जा सका है, उस कालखंड को इतिहास कालखंड के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारत का इतिहास आगे जब पढ़ेंगे तो चार भागों में पढ़ने को मिलता है। चलिए इसे देखते हैं। प्राचीन भारत, इस भाग में तारीख का कोई महत्व नहीं रहेगा। 400 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व, इस टाइप का रहेगा। इसमें आपको 2000 सालों का इतिहास पढ़ना है। मध्यकालीन भारत, अंग्रेजी में इसे मिडवेल हिस्ट्री कहते हैं। इसमें 600 सालों का इतिहास को पढ़ना है। आधुनिक इतिहास, इसमें 2000 सालों का इतिहास पढ़ना है। इसमें अंग्रेज जब से आए हैं तब से अंग्रेज वगैरह लोगों को आधुनिक इतिहास में पढ़ते हैं। विश्व का इतिहास, इसमें प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, चीन की क्रांति, बल्शेविक क्रांति, खूनी रविवार, चुड़ैलों का दावा, ये सब चीजों के बारे में विश्व का इतिहास में पढ़ने को मिलते हैं। तो ये रहा प्राचीन भारत का इतिहास। हम लोग किस तरह से प्राचीन भारत को बारीकी से पढ़ेंगे, ये स्लाइड शो के माध्यम से मैंने आपको बताया। आज जो हमारा स्पेशली है प्राग ऐतिहासिक काल, आज हमारा क्या है, प्राग ऐतिहासिक काल, इस चैप्टर को आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए प्राग ऐतिहासिक काल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल के संबंध में सबसे पहले जो अध्ययन किसी ने शुरू किया था तो रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड थे। उनके द्वारा ही भारत में सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल के स्रोत का विषय बनाया गया और इस दिशा में खोजबीन की गई। प्राग ऐतिहासिक काल वह कालखंड जिसमें लिखित स्रोत नहीं है। इस समय मानव जो था पूरी तरह से दलित था, आदि मानव था, उधर घूमता था, खाना जहाँ मिलता था वहीं उसका बसेरा हो जाता था, सेम वही जानवर की तरह। प्राग ऐतिहासिक काल को अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए, वैश्विक स्तर पर 1820 में जर्गिनस थॉमसन द्वारा प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल के रूप में लाया और इसे 3 भागों में विभाजित किया गया।
चलिए इन तीन भाग को देखते हैं। पहला है पाषाण काल यानी पाषाण युग, दूसरा है कांस्य युग और तीसरा है लौह युग में बांटा गया। इसको कैसे बांटे जाते हैं इसको समझिए। पहला देखते हैं पाषाण काल। पहला देखते हैं पाषाण काल। किसी काल विशेष में मानव द्वारा अपने जीवन के सुविधाओं के लिए विभिन्न प्रकार के धातु और अस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। जिन काल में मानव द्वारा अपने उपयोग के लिए पत्थरों का प्रयोग किया गया उस काल को पत्थर काल अर्थात पाषाण काल कहा गया। पाषाण काल मतलब पाषाण का मतलब यहाँ पत्थर है, तो जिस काल में पत्थरों का उपयोग हुआ उसको स्टोन एज या पाषाण काल के रूप में जानते हैं। आगे देखते हैं कांस्य युग। कांस्य युग किसको बोलते हैं? जिस काल में हथियार या अन्य सुविधाओं के रूप में कांस्य के धातु का प्रयोग किया गया। कांस्य एक मिश्रित धातु है जो तांबे और टीन के मिलने से बनता है। इस कांस्य के उपयोग करने वाले काल को कांस्य युग या ब्रॉन्ज एज के नाम से जाना जाता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को एक कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं लौह युग। वह काल जिस काल में मानव ने लौह का प्रयोग किया वह काल लौह युग या आयरन एज के नाम से जाना जाता है। भारत में उत्तर वैदिक काल से लौह युग आयरन एज की शुरुआत मानी जाती है। तो इस प्रकार से प्राचीन भारतीय प्रागैतिहासिक काल में उस समय के लोगों द्वारा उपयोग किए गए आधुनिक अस्त्रों के आधार पर उसको तीन भागों में बांटा जाता है। पाषाण काल यानी पत्थर का काल, कांस्य युग यानी कांस्य का उपयोग, लौह युग अर्थात लोहे का उपयोग। पुरातत्व विभाग। पुरातत्विक के जनक किसे कहते हैं? इसको अगर हम लोग देखेंगे, भारतीय पुरातत्विक विभाग के जनक यानी पुरातत्विक का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। अगर भारत में पुरातत्व विभाग की बात करें तो भारत में पुरातत्व विभाग का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है और इन्हीं पुरातत्विक स्रोतों पर आधारित पूरा पाषाण काल है। अब बात करते हैं पाषाण काल स्टोन एज की बात करते हैं। पाषाण काल वह काल था जिस काल में मानव द्वारा अपने उपयोग के लिए मानव द्वारा पत्थरों का प्रयोग किया गया। आप इस पत्थरों के प्रयोग वाले काल को स्टोन एज के रूप में जानते हैं और इस स्टोन एज को भी तीन भागों में बांटते हैं। अब ये हैं कौन कौन देखते हैं। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। आखिर में देखेंगे उत्तर पाषाण काल को भी। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण जो बांटा गया है इन तीनों भागों में, क्या है इन तीनों के बीच अंतर और क्या क्या पूछे जाते हैं इनसे प्रश्न, आइए इसी को हमने स्लाइड शो के माध्यम से आगे बताया है। पढ़ने के लिए अगर आप पढ़ेंगे तो इन तीनों ही चैप्टर काफ़ी विस्तृत रूप से पढ़ाया गया है, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि कम शब्दों में यहाँ से जो प्रश्न आते हैं उसको आप आसानी से टैकल कर पाए। तो चलिए सबसे पहले इस पूरा पाषाण काल को आगे बढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल, सबसे पहले पूरा पाषाण काल के टाइम पीरियड को जानते हैं। जो पूरा पाषाण काल के कौन से टाइम पीरियड थे? 20 लाख बीसी से शुरुआत होती है और 10,000 बीसी तक इस काल को माना जाता है। अब बात करते हैं पूरा पाषाण काल में जो औजार का उपयोग किए गए वो औजार के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं। औजार की किन किन वस्तुओं से औजार जो है इस काल में बनाए जाते थे? तो मुख्य रूप से पत्थर और हड्डियों के औजार इनके द्वारा बनाया जाता था। पूरा पाषाण काल में क्वार्ट्ज, साल्क,
ब्लेड आदि से बने औजार जो है प्रयोग में लाते थे। तो ये थोड़ा बेसिक अंतर है। अब आते हैं पूरा पाषाण काल की भाग की ओर। इसके कौन से भाग था? तो कुछ काल ऐसे थे जिन्हें कई स्टेप में बांटा गया, चूंकि पूरा पाषाण काल वह काल था जिसमें मानव ने अपने जीवन का सबसे लंबा समय बिताया। आज तक अगर देखा जाए तो मानव ने अपने जीवन का सबसे लंबा समय किस काल में बिताया है, तो वह है पूरा पाषाण काल। और इस पूरा पाषाण काल के लंबे टाइम पीरियड को भी 3 भागों में बांटा गया है। वो है पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और कुछ पूरा पाषाण काल। तीनों में वहाँ के जीवन के लोगों के द्वारा उपयोग किए गए बड़े पत्थर के हथियार के आधार पर ही इन्हें बांटा गया है। तो बहुत ज़्यादा गंभीर प्रश्न यहाँ से नहीं आते हैं, इसलिए मैंने केवल ये भाग आपको बताया है कि पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। अब आते हैं इस काल में लोग जीवन यापन करते थे तो कैसे करते थे, किस प्रकार का उपयोगी करते थे, इसके बारे में जानते हैं। जीवन की ओर हम लोग इस समय के लोगों के जीवन यापन की ओर समझते हैं कि तीनों ही कालों के अलग अलग गुण थे। हम लोग उसके गुण के रूप में भी देख सकते हैं आखिर में कौन से गुण थे जिसके आधार पर तीनों काल अलग अलग दिखाई देते हैं। पूरा पाषाण काल वह काल था जब मानव पूरी तरह से आदि मानव के रूप में जीवन जीते थे। जंगलों में रहना, आकेट अर्थात शिकार करना उनका मुख्य पेशा था। शिकार करने के साथ साथ वो खानाबदोश यानी खाद्य संग्रह की भूमिका में थे। तो ये याद रखिएगा कि पूरा पाषाण काल में जो मानव थे उनका मुख्य जो कार्य था शिकार करना, जिन्हें हिंदी में आर्केटक कहते हैं, अर्थात शिकारी के रूप में कार्य करना और जीवन यापन करना इसका प्रमुख या मुख्य उद्देश्य था। खाना खा के पेट भर लो, जिसे हम लोग आदि मानव के रूप में जानते हैं, अर्थात वो अपने भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान वन पे भटकते रहते थे। उदाहरण के लिए किसी एक क्षेत्र के जंगल में जाते थे, वहाँ के बहुत सारे जो जानवर होते थे धीरे धीरे उनका शिकार करना और जानवरों की संख्या वहाँ घट जाती थी, तो वो लोग दूसरे स्थान पर जाकर निवास करने लगते थे। तो अपने भोजन को संग्रहित करने के लिए यहाँ वहाँ घूमते रहते थे, इसलिए उन्हें कहा गया खानाबदोश यानी खाद्य संग्रह। तो इस काल की सबसे बड़ी विशेषता अगर थी तो वो ये थी, वो आर्केटक अर्थात शिकारी थी। इस समय उन्हें कृषि और पशुपालन की कोई जानकारी नहीं थी। इस समय जो सबसे प्रमुख खोज की गई वो खोजों की ओर आगे बढ़ते हैं। खोज जो किया गया था वो आग की खोज की गई, आग की खोज की गई थी। प्रमुख खोज जो इस काल में किए गए उसमें सबसे पहला मानव के द्वारा खोज या आविष्कार आग को माना जाता है। आग मानव द्वारा पहला आविष्कार था जिसका खोज जो है वो पूरा पाषाण काल में किया गया। हालांकि पूरा पाषाण काल के लोगों को आग का पूर्णतः उपयोग नहीं पता था। इस समय और एक कार्य करना आरंभ कर दिया था, चित्रकारी। चित्रकारी इस समय के लोगों द्वारा चित्रकारी करना शुरू कर दिया था। अब बात करते हैं पुरातात्विक महत्वपूर्ण साक्ष्य स्थल। जो पूरा पाषाण काल के जो पुरातात्विक साक्ष्य स्थल से संबंधित प्रश्न आते हैं परीक्षा में, उन सब के बारे में जानकारी थोड़ा यहाँ पर लेते हैं। महत्वपूर्ण स्थल वो कौन से प्राचीन स्थल जो भारत से प्राप्त हुए हैं और जहाँ से पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या नवपाषाण के स्थल मिले हैं। सबसे ज़्यादा जिस क्षेत्र से प्रश्न पूछा जाता है वो इम्पोर्टेंट स्थल चूज किए हैं। तो पहला है
आतिरम्पक्कम। आतिरम्पक्कम तमिलनाडु और हाथनोरा एमपी मध्य प्रदेश। आतिरम्पक्कम एक जगह है तमिलनाडु में और हाथनोरा एक जगह है मध्य प्रदेश में। यहाँ से सबसे पहले मानव के खोपड़ी का अवशेष यानी सच जो है वो मिला है। यानी मानव के खोपड़ी के प्रथम सच कहाँ से मिला है, तो दो नाम आपको याद रखने हैं, आतिरम्पक्कम तमिलनाडु और हाथनोरा मध्य प्रदेश। ये दो जगह है जहाँ से मानव के कंकाल यानी खोपड़ी के अवशेष मिले हैं। अब बात करते हैं भीमबेटका एमपी। भीमबेटका इसे बीबीए कर लेंगे, बहुत सारे परीक्षा में पूछा गया है। मानव इस समय चित्रकारी सीख गया था और मानव के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले मानव ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के भीमबेटका में, कहाँ पर, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के भीमबेटका में पहली बार चित्र बनाया था। किसने बनाया था? आदिमानव ने। पत्थर में भाला लेके चित्र बनाया था, आदिमानव का चित्र। मध्य प्रदेश के कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश के भीमबेटका। भीमबेटका में किस मानव ने चित्र बनाया था, तो आदिमानव ने बनाया था। भीमबेटका नर्मदा घाटी में स्थित है। यहाँ से सबसे प्राचीन चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं और चित्रकारी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये केवल पूरा पाषाण काल से संबंधित नहीं है, बल्कि ये मध्य पाषाण और नव पाषाण काल से भी संबंधित है। तो कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे कि भीमबेटका किस राज्य से, तो मध्य प्रदेश से। कहाँ से, तो नर्मदा घाटी से। इसके अलावा भीमबेटका से क्या प्राप्त हुआ है, तो प्राचीनतम चित्रकारी के सच्चे मिले हैं। और ये चित्रकारी के सच्चे किस काल से जुड़े हैं, तो ये तीनों ही काल से जुड़े हैं, अर्थात पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीनों काल से जुड़ा हुआ है। आगे चलते हैं मिर्जापुर व सोनभद्र। आप जानते होंगे, और मिर्जापुर से जो है तीनों काल के औजार मिले हैं। मिर्जापुर और भीमबेटका ये दोनों आसानी से याद रख सकते हैं। इसके अलावा आतिरम्पक्कम और हाथनोरा भी आप आसानी से याद रख सकते हैं, जहां से मानव खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। अब बात करते हैं मध्य पाषाण की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए मध्य पाषाण को देखते हैं। मध्य पाषाण। मध्य पाषाण का जो सबसे पहले है टाइम पीरियड, उसको जानते हैं। तो मध्य पाषाण का टाइम पीरियड में चलते हैं कभी। इसका जो टाइम पीरियड था, समय था, 10,000 बीसी से लेकर के 4,000 बीसी तक का काल माना जाता है। अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल में जो औजार का प्रयोग किया जाता था, वो किस तरह का औजार था। माइक्रोलिथ से तात्पर्य सूचम पत्र, एक छोटा पत्थर का उपकरण है जो आमतौर पर चकमक पत्थर या चार्ट से बना होता है। इसको जरूर याद रखिएगा, सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से आते हैं। जब पूरा पाषाण काल था तो बड़े पत्थर के हथियार बनाए जाते थे, लेकिन मध्य पाषाण काल में हथियार का आकार जो है वो छोटा होता जाता है, छोटा हो जाता है। उसे माइक्रोलिथ अर्थात सूक्ष्म पत्थर कहा गया है। इसी समय अंत्येष्टि कार्यक्रम शुरू किया गया। अब आते हैं अंत्येष्टि की ओर। अंत्येष्टि क्या है? इस समय सबसे महत्वपूर्ण संस्कार बनाया गया अंत्येष्टि कार्यक्रम। अंत्येष्टि कार्यक्रम से तात्पर्य है अंतिम संस्कार। हर इंसान अपना अपना अलग टाइप का करता है, कोई दफना के करता है, कोई जानवरों को खिला देता है, सबका अलग अलग नियम होते हैं। हिंदू धर्म के हिसाब से 16 संस्कार होते हैं, जिसमें सबसे अंतिम संस्कार का नाम है दाह संस्कार। लाश हो गया उसको जला दिया जाता है। मुंडन, विवाह, ऐसे करके 16 संस्कार होते हैं। अब आते हैं मध्य पाषाण काल के जो लोग थे वो जीवन कैसे जीते थे, इसकी ओर चलते हैं। तो मध्य पाषाण काल में आकेट तो बने रहे, खाद्य संग्रह भी बने रहे, लेकिन यहाँ एक नई चीज हुई कि उन्होंने कृषि की शुरुआत विधिवत रूप से शुरू किया, लेकिन व्यवस्थित रूप से नव पाषाण काल में हुआ।
अब बात करते हैं पुरातात्विक महत्वपूर्ण साक्ष्य स्थल की। पुरातात्विक महत्वपूर्ण साक्ष्य स्थल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देते हैं। इसमें चंपानी मंडो ये उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं और यहाँ से मृदुभंड का सबसे प्राचीन साक्ष्य मिला है। मृदुभंड से तात्पर्य यहाँ मिट्टी के बर्तन से होता है। तो मिट्टी के बर्तन का सबसे पहले प्रयोग जो है वहाँ के लोगों द्वारा किया गया। वो कहाँ से मिलता है तो चौपनी मंडो उत्तर प्रदेश से मिले हैं और ये काल जो है लगभग मध्य पाषाण काल का माना जाता है। अब आते हैं सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश। इसके अलावा सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर गोकुल झील के किनारे पर स्थित है। इस पुरास्थल की खोज केसी ओझा ने की थी। यह पुरास्थल लगभग 1800 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहाँ से कुल 11 मानव समाधियां तथा 8 गाद चूल्हों का उत्खनन इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ओर से किया गया था। यहाँ की कब्रें समाधियां आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थी। कब्रें चिचली और अंडकार थी। यहाँ संयुक्त रूप से 2 पुरुषों एवं 2 स्त्रियों को एक साथ दफनाए जाने का प्रमाण हमें सराय नाहर राय से मिले हैं। ये मध्य पाषाण काल के माने जाते हैं। आगे चलते हैं बगैर राजस्थान और आदमगढ़ एमपी। लेकिन सबसे ज्यादा अभी तक जो पूछे जाने वाले पर्सन है वो बगैर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बगौर हो गया। और सबसे ज़्यादा जो पर्सन है वो है बगैर जो राजस्थान में है और आदमगढ़ जो एमपी में है। ये बगैर और आदमगढ़ से सबसे पहले पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। और आगे चलते हैं नवपाषाण की ओर। तो चलिए नवपाषाण को देखते हैं। नवपाषाण काल के टाइम पीरियड को सबसे पहले जानते हैं। 10,000 बीसी से लेकर के 1,000 बीसी के बीच का काल माना जाता है। तो इस तरह से इसे काल के आधार पर इसे बांटा गया है। आप सोच रहे होंगे मध्य पाषाण काल को भी 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी तक है और नवपाषाण काल भी 10,000 बीसी से लेकर 1,000 बीसी तक है। वास्तव में ये दोनों ही काल एक ही समय में आगे बढ़ रहे थे। कुछ हिस्से में लोगों को जानकारी थोड़ी धीमी थी तो वहाँ मध्य पाषाण चल रहा था। कहीं लोगों ने विभिन्न प्रकार की धातु और कृषि से जुड़े खोज कर लिए थे तो वहाँ स्थिति ज़्यादा बेहतर होती चली गई और वहाँ नवपाषाण काल चल रही थी। इसलिए मध्य पाषाण और नवपाषाण काल एक संक्रमण काल था जिसे पूरी तरह से टाइमिंग के आधार पर बांटा नहीं जा सकता है। नवपाषाण काल कहीं कहीं 4,000 बीसी से 1,000 बीसी भी दिया गया है तो आप इसे भी ध्यान रख सकते हैं, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब बात करते हैं नवपाषाण काल की औजार की ओर। नवपाषाण काल में हड्डियों के साथ साथ जो पत्थर थे वो पत्थर स्लेट के बने थे और स्लेट से बने हुए हथियारों का प्रयोग जो है इस काल में मानव ने शुरू किया। एक और बात याद रख सकते हैं, इसी 10,000 बीसी के आसपास आकर के आधुनिक मानव जिसे होमो सेपियंस कहते हैं, ज्ञानी मानव, उसका अवतरण हुआ, यानी ज्ञानी मानव का विकास हुआ। अब चलते हैं कृषि की ओर। नवपाषाण काल में आते हैं तो यहाँ पर स्थितियां पूरी तरह बदल गई। इन्होंने कृषि की खोज की। पहले खेती जौ और गेहूं यह खेती 7,000 ईसा पूर्व हुई थी। पाकिस्तान देश में मेहरगढ़ में हुआ था। किरतर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच कृषि के साथ साथ पशुपालन को व्यवस्थित रूप मिला और जब कृषि की खोज हुई, कृषि एक ऐसी व्यवस्था थी जो की सुरक्षा
की दृष्टि से वहां पर निरंतर रहना अनिवार्य था। नतीजा ये हुआ कृषि को बचाने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए स्थायी आवास बनाना पड़ा। खेती और आवास को सुरक्षा करने के लिए कुत्ता को पाला तो पशुपालन करने की जो जरूरत हुई और कृषि को सुरक्षा देने के लिए लोग एक स्थान पर स्थायी रूप से निवास करना शुरू कर दिए और यहीं से शुरुआत हुई समाज और स्थायी निवास की। तो नवपाषाण काल में आप याद रख सकते हैं कृषि, पशुपालन, समाज और स्थायी निवास यानी घर आदि की स्थापना जो है किस काल में हुई, तो नवपाषाण काल में हुई। ये तीनों ही काल के क्या मुख्य अंतर थे, आप इस स्लाइड शो के माध्यम से आसानी से स्पष्ट कर सकते हैं। नवपाषाण काल में कुछ नया जो खोज किए गए, जैसे कृषि का खोज वह नवपाषाण काल में किया गया। पशुपालन, सबसे पहले पालतू पशु के रूप में किसी को पाला गया था तो वो कुत्ता था, जो नवपाषाण काल में किया गया। इसके अलावा समाज और ग्राम की बस्ती जो निर्माण है वो नवपाषाण काल में किया गया। और सबसे बड़े जीवन को गति देने वाले पहिया अर्थात यातायात के लिए पहिए की खोज, कृषि या अन्य चीजों को ढोने के लिए पहिए की खोज हुई और अनाज को रखने के लिए मनका जिसको गाड़ा भी कहा जा सकता है, गाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। अब चलते हैं नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण साक्ष्य स्थल की ओर। कहाँ से महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुरझोम। ये कई प्रश्न पूछे गए हैं, कई एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। बुरझोम कहाँ पर स्थित है और बुरझोम से क्या क्या मिला है। कुछ प्रमुख स्थल जो नवपाषाण काल के हैं, सबसे ज्यादा अभी तक जो प्रश्न पूछे गए हैं तो नवपाषाण कालीन स्थलों से पूछे गए हैं, तो इसलिए ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले बुरझोम, ये तो कितनी बार पूछा गया है। बुरझोम कहाँ है, कश्मीर में। ये कश्मीर से बुरझोम की प्राप्ति हुई। उसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं कि यहाँ से गर्तवास अर्थात लोगों के गड्ढे में रहने का अवशेष मिले हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है कि गर्तवास या गड्ढों में निवास स्थल का अवशेष कहाँ से मिला है, तो बुरझोम कश्मीर से मिला है। इसके अलावा कश्मीर के इस बुरझोम से और एक अवशेष मिला है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का अवशेष मिला है। इसे भी कई प्रश्न में पूछा गया है कि मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो बुरझोम कश्मीर से। न केवल गर्तवास बल्कि कब्र में मालिक के साथ कुत्ते के भी दफनाने का प्रमाण मिला है, इसलिए ये बुरझोम काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे चलते हैं गुफा कराल। गुफा कराल कश्मीर में स्थित है। यहाँ से कृषि, पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ से कई जो प्राचीन नवपाषाण कालीन अवशेष मिले हैं, तो दोनों ही प्रश्न पूछे जाते हैं। बुरझोम और गुफा कराल याद रख सकते हैं। इसमें भी गुफा शब्द लगा हुआ है, हालांकि गुफा वाला घर का प्रमाण जो है बुरझोम से मिला है। आगे चलते हैं चिरांद। लगभग 4000 वर्ष पुरानी पाषाण युग की विकसित संस्कृति का पता चलता है। चिरांद के निवासी पशुपालन, कृषि और शिकार में लगे थे। संपूर्ण भारत में नवीन पाषाण युगीन संस्कृति सर्वप्रथम यहीं से प्रकट हुई थी। चिरांद एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया था। चिरांद बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। बिहार के सरण जिले में स्थित ये अवशेष काफी प्रसिद्ध रहा है। अपने नवपाषाण काल के लिए यहाँ से मृदफांड के कुछ अवशेष मिले हैं। स्पेशली औजार मिले हैं जो हड्डियों और पत्थरों से बने हुए हैं। तो चिरांद से नवपाषाण कालीन स्थल जो है वो बिहार के सरण जिले से प्राप्त हुआ है।
अब चलते हैं कोलडीबा। कोलडीबा यूपी के इलाहाबाद प्रयागराज बहुत प्रसिद्ध फेमस रहा है, क्योंकि चावल का प्रथम सच से जो मिला है वो अगर कहीं से मिला है तो वो कोलडीबा यूपी से मिला है। और मेहरगढ़ बलूचिस्तान से जो वो कृषि का पहला प्रमाण मिला है। तो याद रखिएगा थोड़ा सा डिफरेंस जो है, कृषि का पहला प्रमाण कहाँ से मिला है तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान। मेहरगढ़ से सर्वप्रथम जो जौ और गेहूं का खेती सुलेमान और किरतर पहाड़ियों के बीच हुई थी। इस वीडियो को अगर अच्छा लगता है, प्राचीन भारत का इतिहास जो हम लोग आज जाने, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण के बारे में, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा क्या आपको ऐसा वीडियो और चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।